Hello everyone. Today we are starting the next chapter, chapter 11, Human Eye and Colorful World. This chapter is related to last chapter. Last chapter से related है. Last chapter के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है और जो लेंसेज होते हैं उसके थ्रू जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर क्रॉस कर जाती है. हमने वहां पढ़ा था जो इमेज बनती है हमारी वो किस तरीके से बनती है, रियल बनती है या उनका नेचर या उसका साइज कितना होगा इमेज का. अब उसी के थ्रू हम पढ़ते हैं लाइट की. हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी. इट इनेबल्स अस टू सी. हमारे चारों ओर की जो भी चीजें हैं उनको देखने के लिए जो योग्य बनाती है वो लाइट बनाती है. लेकिन वो लाइट को भी देखने का जो एक रीजन है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा, ह्यूमन आई. उसके अंदर जो लेंसेज फिक्स किए जाते हैं उन्हीं की वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. अब बात करते हैं ह्यूमन आई की. ह्यूमन आई इज लाइक दैट एक कैमरा की तरह होता है, बट आई सेंसिटिव ऑर्गन. सेंसिटिव ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होगा ह्यूमन आई. उसकी वजह से हम जो वंडरफुल वर्ल्ड हमारे चारों तरफ है और कलर्स हैं हम उनको देख पाते हैं. अब जो ह्यूमन आई है वो वर्क किस तरीके से करता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर फिक्स की जाती हैं वो देखेंगे. ह्यूमन आई मैंने बोला है किसकी तरह है, कैमरा की तरह काम करता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई का क्या है, स्ट्रक्चर गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये वाला पोर्शन है क्रिस्टलाइन लेंस जो आगे फिक्स होता है, क्रिस्टलाइन लेंस. दिस वन इज एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर एंड रेटिना. अब सबसे पहले जो पॉइंट आता है इन सब के बारे में, फर्स्टली जो इनके फंक्शन है, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स के अंदर वो या तो ये बोलेगा कि 5 पार्ट्स की फंक्शनिंग बताओ या फिर जो इसका ये है ड्रॉ कर देगा डायग्राम, आपको इसकी लेबलिंग करनी होगी. ठीक है. अब या फिर फंक्शन पूछ सकता है अलग अलग. जो इमेज फॉर्म होती है जब सबसे पहली बात है कॉर्निया की. जब लाइट एंटर करती है किसके थ्रू करती है, कॉर्निया. कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन फिक्स इन द फ्रंट ऑफ द आई. जो आई है उसके फ्रंट पे जो फिक्स होता है थिन मेम्ब्रेन उसको बोला जाता है कॉर्निया. तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो किसका है, कॉर्निया का. कॉर्निया का काम क्या है, लाइट एंटर करती है कॉर्निया से. लाइट एंटर कॉर्निया से. एक ये कैसा है, थिन मेम्ब्रेन है, पतली झिल्ली की तरह होता है जिसको हिंदी में झिल्ली बोला गया है. जो थिन मेम्ब्रेन है कॉर्निया उससे क्या होगा, लाइट एंटर करेगी आई के अंदर. उसके बाद जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कहाँ होगी, रेटिना पे. तो रेटिना का जो काम है वो लिख लो. रेटिना का क्या काम है, इसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है. इमेज फॉर्म इनवर्टेड एंड रियल. इमेज फॉर्म कहाँ होगी, रेटिना पे. अब बात आती है किसकी, एक्वस ह्यूमर की. एक्वस ह्यूमर इज द लिक्विड जो किसके अंदर फिक्स होता है, इस चीज के अंदर जो हमारा आई बॉल वाला पोर्शन है उसके अंदर फिक्स होगा. क्रिस्टलाइन लेंस का क्या काम है, क्रिस्टलाइन लेंसेज जो हमारे होते हैं फिक्स होते हैं आई के इस वाले पोर्शन में जहां किस चीज की नीड होती है, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की नीड होती है. आई बॉल इज द स्फेरिकल शेप जिसका डायमीटर कितना होगा, 2.3 होगा. उस आई बॉल के आगे जो लेंसेज लगे होंगे वो लेंसेज इसकी फोकल लेंथ को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे ताकि जो इमेज है हमारी वो रेटिना पे क्लियर दिखाई दे सके, रियल दिखाई दे सके. ठीक है. उसके बाद एक्वस ह्यूमर लिक्विड है ताकि जो हमारी आई बॉल, ये बॉल होती है अंदर ब्लैकिश कलर की, वो आसानी से क्या कर सके, मूव कर सके. उसके लिए हम क्या होता है इसके अंदर, एक्वस ह्यूमर यानी कि लिक्विड फिल होगा. उसके बाद प्यूपिल का क्या काम है और आइरिस का क्या काम है, इंपॉर्टेंट होते हैं ये इसके पार्ट सबसे. जो आइरिस है वो क्या करेगा, प्यूपिल को कंट्रोल करेगा. प्यूपिल का क्या काम है, जो मेन फंक्शन है, प्यूपिल रेगुलेट्स द लाइट. जो लाइट है उसको रेगुलेट करने का काम प्यूपिल का है और प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम किसका है, आइरिस का है. अब जितनी जैसे हमारी आंखों में बहुत ज्यादा तेज लाइट पड़ जाती है तो हम एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं यानी कि सिकुड़ जाती है. तो उसको जो रेगुलेट करता है तेज लाइट आने पर सिकुड़ जाना, और जब वहां पे डिम लाइट होती है वहां पे आंखों का फैल जाना, जहां हम उसको फैल के देखते हैं, तो वो सारा कंट्रोल कौन करता है, लाइट का कंट्रोल प्यूपिल करता है. तो कंट्रोल द लाइट. प्यूपिल का क्या काम है, कंट्रोल द लाइट. कंट्रोल द लाइट. लाइट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा. और जो आइरिस है, आइरिस क्या करेगा,
ये तो लाइट को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, कितनी लाइट की नीड है हमारी आई के अंदर, कितनी जा सकती है। और जो ये आयरिस है ये रेगुलेट करता है किसको, प्यूपिल को। तो इस तरीके से क्या होगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। दोबारा से देख लेते हैं, जो आई बॉल है हमारा पूरा, ये एक सेंसिटिव ऑर्गन है जिसका डायमीटर 2.3 होगा। अब जो इमेज फॉर्म होगी, लाइट एंटर करेगी कॉर्निया से, जो कॉर्निया है उससे लाइट एंटर होगी, उसके बाद जो क्रिस्टलाइन लेंसेज है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करेंगे ताकि लाइट अंदर एंटर कर सके। रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म्ड होगी और एक्वस ह्यूमर लिक्विडिटी के लिए, ताकि जो आसानी से मूव कर सके आईज अंदर, जो आई बॉल के अंदर ये बॉल फिक्स होती है ब्लैक कलर की, ताकि ये मूव कर सके, इसके लिए एक्वस ह्यूमर। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल कंट्रोल्स द लाइट एंड रेगुलेट द लाइट, लाइट को रेगुलेट करेगा कि हमें लाइट जितनी हमारी आईज को नीड है उतनी ही अंदर जानी चाहिए। ज्यादा आएगी तो वो सिकुड़ जाती है, जो हमारे अंदर प्यूपिल होगा वो सिकुड़ जाएगा, और डिम लाइट आएगी तो वो फैल जाएगा। और आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम करता है। अंडरस्टूड, ये था हमारा जो मेन फंक्शन होता है आई का। उसकी वजह से फिर जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म हो जाएगी किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एक पॉइंट और, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसकी आपकी एक्सरसाइज के अंदर डेफिनेशन भी पूछी गई है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन? टू एडजस्ट द एबिलिटी, to adjust the ability to adjust the ability to adjust the focal length, to adjust the focal length। जो फोकल लेंथ हमने जिसको स्मॉल एफ से डिनोट किया था, उसको एडजस्ट करने की जो पावर है, जो एबिलिटी है, उसको बोला गया है पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्योंकि उसी की वजह से जो इमेज है वो फॉर्म होती है कहाँ, रेटिना के ऊपर। अंडरस्टूड। एक इम्पोर्टेंट लाइन और है इसके अंदर कि जो हमारा नियरली मिनिमम डिस्टेंस होगा किसी भी चीज को देखने का आईज का, वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर का मतलब ये है जो नियरली मिनिमम डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट को देखने का। अगर मान लिया हमें 25 सेंटीमीटर से आगे, हम उससे आगे क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना शुरू करते हैं, तो हमारी आईज पे स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो चीज हमें क्लियर नहीं दिखेगी। तो कोई भी चीज देखने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए नियर का। लेकिन जो दूर का है, फार का है, वो इन्फिनिटी हो सकता है। तो नियर का जो मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बुक को पढ़ने का या फिर किसी भी चीज का, वो कितना, 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है ह्यूमन आई है। ऑब्वियसली उसके अंदर डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं किसी भी रीजन से, किसी को नजदीक का दिखाई नहीं देता, किसी को दूर का दिखाई नहीं देता, कुछ एज के कारण या फिर कुछ बीमारी और चीजों के कारण डिफेक्ट आ जाते हैं। वो डिफेक्ट क्या क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उनको करेक्शन कैसे किया जाएगा। डिफेक्ट्स इन द विजन, देखने में जो डिफेक्ट आते हैं, डिफेक्ट्स। फर्स्ट ले लेते हैं हम मायोपिया। मायोपिया मीन्स नियर साइटनेस, नियर साइटनेस। अब मायोपिया जब कोई डिफेक्ट आई के अंदर आया, मायोपिया जब होगा तो हमें नियर का तो क्लियरली शो होगा, लेकिन फार का हमें शो नहीं होगा क्लियरली। तो इसका मतलब क्या बन गया कि जो नियरली डिस्टेंस है कैसा दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई देगा, बट जो फार डिस्टेंस है वो हमें क्लियर शो नहीं होगा। तो उस डिफेक्ट को नाम दिया गया है, कौन सा डिफेक्ट, मायोपिया डिफेक्ट। वहां पे जो आई बॉल का स्ट्रक्चर है वो बहुत यानी कि लार्ज हो जाएगा आई बॉल, तो वहां हमें कौन सा डिफेक्ट होगा, मायोपिया होगा। उसके करेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, कनकेव लेंस का यूज।
अब जैसे देखो, हमें नजदीक का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली लेंस जो होंगे, कनकेव लेंस, वो क्या काम करता है, डाइवर्जिंग का काम करता है, और कन्वेक्स करता है कन्वर्जिंग का। हमें देखना दूर का है क्लियर, तो रेज को जो दूर तक भेजता है वो डाइवर्जिंग करता है, तो डाइवर्जिंग इसका मतलब लेंस कौन सा यूज हुआ, कनकेव लेंस। तो करेक्शन के लिए जो लेंस यूज होगा वो कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। तो मायोपिया जब होगा तो जो नजदीक का है वो हमें क्लियरली शो होगा, दूर का नॉट क्लियर शो नहीं होगा। लेकिन जो करेक्शन है उसके लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। कनकेव लेंस का यूज क्यों किया गया, क्योंकि कनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस, वो दूर तक ले जाता है, रेज को इकट्ठा नहीं होने देता, नजदीक की नीड नहीं है, दूर लेके जाएगा तो हमें दूर का क्या होगा, क्लियरली दिखाई देगा। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया सेकंड। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटनेस, फार साइटनेस। अब मायोपिया जब हमें हुआ है तो हमें नजदीक का तो क्लियर दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिखाई दे रहा, तो हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उसका अपोजिट है। हमें जो फार डिस्टेंट है, फार डिस्टेंस कैन सी क्लियरली, कैन सी क्लियरली, बट नियर डिस्टेंट can't see clearly, can't see clearly, यानी कि जो दूर का है वो तो हमें साफ दिखाई देगा लेकिन नजदीक का हमें साफ दिखाई नहीं देगा। दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका मतलब उसको क्या प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है। इसको क्लियर करने के लिए अब देखो, इसके अंदर हमें दूर का तो शो हो रहा है लेकिन नजदीक का शो नहीं हो रहा, तो जो रेज को इकट्ठा कर देगा वो कौन कर देगा, कन्वर्जिंग लेंस। दिस इज कन्वेक्स लेंस। तो करेक्शन के लिए जो लेंस यूज होगा फॉर करेक्शन, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस ये यूज हो जाएगा, ठीक है, करेक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक और प्रेस बायोपिया, जो थर्ड डिफेक्ट है, प्रेस बायोपिया ड्यू टू ओल्ड एज। जैसे मैक्सिमम ऐसा होता है कि ओल्ड एज होने के बाद दिखना हमें कम कम दिखना शुरू हो जाएगा, तो उस ओल्ड एज की वजह से जो रोग होगा, जो चीज होगी, जो बीमारी होगी, जो डिफेक्ट आएगा उसको बोला जाएगा प्रेस बायोपिया ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू ओल्ड एज। तो ओल्ड एज की वजह से कौन सा, प्रेस बायोपिया, जिसमें नजदीक का दिखाई देता है दूर का नहीं दिखाई देता, मायोपिया जिसमें दूर का दिखाई देता है नजदीक का नहीं देता, हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू ओल्ड एज, ओल्ड एज की वजह से जो होगा प्रेस बायोपिया, ठीक है। अब प्रेस बायोपिया के लिए कौन सा लेंस, प्रेस बायोपिया के लिए बाईफोकल लेंस, जिसमें हाफ पोर्शन में स्पेक्टिकल्स के कनकेव फिक्स होगा और हाफ में कन्वेक्स फिक्स होगा। तो यहां तुम लिख सकते हो बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। जैसे हमें एक लाइन सी दिखाई देती है स्पेक्टिकल्स के अंदर बोर्ड बार, तो वो इसका मतलब ये है कि हाफ में कन्वेक्स है और हाफ में कनकेव है। तो प्रेस बायोपिया के करेक्शन के लिए बाईफोकल लेंस का, जिसके अंदर दोनों कनकेव और कन्वेक्स फिक्स होंगे, उसका यूज होगा, ठीक है। अब ये थे डिफेक्ट्स जो किसके हैं, आईज के अंदर जब कोई क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है दूर का देखने में या फिर नजदीक का देखने में। अब उसके बाद बारी आती है रिफ्रैक्शन की, जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था, लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन through a glass prism।
लाइट वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के अंदर से रिफ्रैक्शन, जब कोई भी रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब कोई डेंसर टू रेयर जाएगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो वही था ग्लास स्लैब के अंदर, वही है। उसने बोला है कि उसकी जगह हम एक ट्राइंगुलर प्रिज्म ले लेते हैं तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो जब मान लिया हमने एक ट्राइंगुलर शेप का प्रिज्म ले लिया, ठीक है, जब इस रे ने यहाँ पे स्ट्राइक किया प्रिज्म के ऊपर, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज इंसिडेंट रे। अब उसने उसके जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर रेयरर से डेंसर में एंटर किया है, तो वहां से क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी डायरेक्शन उसकी। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और यहां से फिर क्या हो जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, डेंसर टू रेयर, रेयरर टू डेंसर गई है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड डेंसर टू रेयर गई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, मान लिया ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये रे हमारी बन गई इमर्जेंट रे। ये आपकी एक्टिविटी भी है जो प्रैक्टिकल फाइल्स में है, इमर्जेंट रे। इसको तुम देख सकते हो कि जब भी तुम यहाँ पे पिन अप करोगे दोनों साइड, इस प्रिज्म की वजह से वो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन में क्या होंगी, सारी की सारी शो होंगी। मान लिया तुमने एक पिन अप यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, जो ऑल पिन होती हैं, ये एक्सपेरिमेंट है आपका, एक यहाँ एक यहाँ। जब तुम इस साइड से देखोगे तो ये आप लोगों को 2 ये और 3 ये, पांचों की पांचों एक डायरेक्शन में शो होंगी। तो हमारा जो मेन मोटिव था वो क्या था, एयर से डेंसर में जब कोई रे गई है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, लेकिन डेंसर टू रेयर गई है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड, दिस वन इज इमर्जेंट रे। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक चीज और है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। Dispersion of light through a glass prism. Dispersion of light. Dispersion of light का मतलब ये है, हमारे पास है प्रिज्म ABC, जो सन की लाइट है या कोई भी रे है वो व्हाइट कलर की हमें शो होती है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जब तुम करके देखोगे, जब एक व्हाइट लाइट ने इसके ऊपर स्ट्राइक किया, दिस इज व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, लेकिन जब ये रे प्रिज्म के अंदर से गुजरी है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट इज सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7। जब व्हाइट लाइट तुमने क्रॉस कराई प्रिज्म के अंदर से तो वो डिवाइड हो गई 7 कलर्स में। दिस 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोला जाएगा, स्पेक्ट्रम। अब वो कलर कौन से हैं, विबग्योर फॉर्मूला है हमारा इसको याद रखने का, विबग्योर। यानी कि नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जो सबसे कम बैंड होगा वो कौन सा है, रेड है। रेड कलर सबसे कम बैंड होगा, लेकिन जो उसकी वेवलेंथ है वो सबसे मैक्सिमम होगी, कि जो रेड कलर है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है बजाय किसके, दूसरे कलर्स के। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कौन से कलर की होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ किस कलर की, रेड कलर की। एंड मिनिमम जो सबसे कम होगी वो ब्लू यानी कि वायलेट कलर की। जो ज्यादा बैंड है मिनिमम किसके, वायलेट कलर की। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी कि जब किसी प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट ने क्रॉस किया, डिवाइडेड इनटू व्हाइट लाइट डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स। फर्स्ट इज विबग्योर, इसका एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से तुम इसको आसानी से याद कर सकते हो।
फर्स्ट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड कलर हमारा ऐसा कलर है जिसकी मैक्सिमम क्या होगी, वेवलेंथ होगी। वायलेट की सबसे कम होगी, रेड कलर सबसे कम बेंट होगा लेकिन इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और वायलेट सबसे ज्यादा बेंट है लेकिन इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। वेवलेंथ का मतलब ये है जब कोई लाइट आई है वो वेव कहां तक जा रही है, तो मैक्सिमम रेड कलर की होती है क्योंकि रेड कलर दूर से ही हमें दिखाई देगा, लेकिन जो ब्लू कलर है, वायलेट कलर है या पर्पल जो भी है वो स्केटर्ड हो जाएंगे, उनकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। ठीक है, अब इसका एक और छोटा सा, इसी के ऊपर अगर मान लिया मैंने इसके आगे एक और प्रिज्म रख दिया उल्टा इस तरीके से, यहां से जब ये 7 कलर्स है, 7 कलर्स जब यहां से निकले तो इन 7 कलर्स में से दोबारा से ये क्या बन जाएगी, एक व्हाइट लाइट बन जाएगी। दोबारा से क्या हो जाएंगे, सारे कन्वर्ज यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहां से भी क्या निकलेगी, एक व्हाइट लाइट निकलेगी जहां से इसने एंटर किया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाइट लाइट हमारी जो होती है उसके अंदर कितने कलर्स प्रेजेंट होंगे, 7 कलर्स कंटेन करती है व्हाइट लाइट जो हमें सन से लाइट मिलती है। तुमने बारिश के टाइम पे जैसे अगर रेनबो आफ्टर रेनफॉल, रेनफॉल के बाद जब रेनबो बनता है वो इसी का एक एग्जांपल है। जब सन निकल जाता है आफ्टर रेनफॉल, एकदम से सन निकल गया, सन हमारी बैक में है और जो रेनबो है वो हमारे सामने है, तो सन बैक में है। जब वाटर का ड्रॉपलेट, एक वाटर का ड्रॉपलेट गिरा, उसने प्रिज्म का काम किया, पीछे से जो सनलाइट आई है वो ड्रॉपलेट के ऊपर गिरी है, तो वहां कितने कलर शो होंगे, 7 कलर शो होंगे, जहां पे क्या बन जाएगा, रेनबो बन जाएगा। रेनबो कंप्लीटली सर्कुलर होता है पर वो डिस्टेंस की वजह से हमें हाफ सर्कल शो होगा। अब वो किस तरीके से होगा, रेनबो जब फॉर्म्ड होता है तो सन हमारा, मान लिया ये हमारी एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, तो सन हमारा इधर होगा और जो ऑब्जर्वर है, जो बंदा है वो यहां खड़ा होगा। ठीक है, मान लिया ये यहां खड़ा है, इसके बैक साइड में सन एंड फ्रंट साइड में वाटर, वाटर ड्रॉपलेट यानी कि पानी का फॉल, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो यहां से जब सनलाइट इसके पीछे से इस पे पड़ेगी तो हमें इसके अंदर कितने कलर्स दिखाई देंगे, 7 कलर्स दिखाई देंगे, जिसको क्या बोला जाएगा, रेनबो। रेनबो तभी देखा जा सकता है जब वाटरफॉल के बाद, रेनफॉल के बाद एकदम से सन प्रेजेंस हो जाएगी, तो उसकी वजह से रेनबो शो होगा, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, ये इसका एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन था। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरीके से, फर्स्ट हमारा इसके अंदर एक आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये हमारा रिफ्रैक्शन का ही एक पार्ट है। अब वो किस तरीके से है वो देखना है। मान लिया हमने ये ले लिया, ये एयर वाला है तो ऑब्वियसली रेयर मीडियम, कौन सा, रेयर, और ये वाटर है मान लिया तो कौन सा, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। जब रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट जब रे डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब एक इंसिडेंट रे ने इस पे स्ट्राइक किया, ये हमारा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो वो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे यानी कि दूर चली गई किससे, नॉर्मल से, तो ये बना हमारा इंसिडेंट, ये क्या बना, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बन गया क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर किया है। इस इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दूं इस तरफ, तो जो ये एंगल है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ये एंगल, ऑब्वियसली जब ये एंगल इंक्रीज हुआ तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, तो ये एंगल जो हमारा है वो 90 डिग्री का बन जाएगा, कंप्लीट जो रिफ्रैक्टेड एंगल है। जब ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा तो इस एंगल को बोला जाएगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किस एंगल के, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब बात आती है जब ये 90 डिग्री का हो गया तो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया एंगल ए। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूं, इंसिडेंट एंगल को बिल्कुल ऐसे, तो जो ये हमारा रिफ्रैक्शन वाला एंगल है
वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा, सेम मीडियम के अंदर। सेम मीडियम के अंदर एंटर करने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जब रिफ्रैक्शन एंगल को कन्वर्ट करके, एंगल को इंक्रीज करके रिफ्लेक्शन का रूप ले लेता है, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसको क्या बोला गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि सेम मीडियम में क्या हो गया? वापिस आ गया। तो लेकिन हमारा प्रोसीजर था रिफ्रैक्शन का, लेकिन उसको क्या रूप दे दिया गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रूप दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या चीज होगी? एटमॉस्फेयर की वजह से एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होगा? एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर के अंदर जब रिफ्रैक्शन होता है, कोई भी चीज रेयर टू डेंसर क्या करती है? मीडियम में एंटर करती है या फिर डेंसर टू रेयर जाती है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब है एटमॉस्फेयर की वजह से किसी भी चीज के अंदर चेंजेस आना। ठीक है, जैसे मान लिया इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ट्विंकलिंग द स्टार्स। ट्विंकलिंग द स्टार्स, तारों का चमकना। तारों का चमकना इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। जो हमारी एयर होती है वो वेव की फॉर्म में होगी। ठीक है, मान लिया ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है अर्थ पे। ठीक है, अब यहां से जो स्टार है, स्टार की लाइट आई। ठीक है, अब जो हमारी वेव्स होती हैं, एयर होती है, वो वेव की फॉर्म में होंगी। जो हॉटर एयर होगी, एयर के अंदर भी हॉट भी होगी, कोल्ड भी होगी। जो हॉटर एयर है वो अप जाएगी, लेकिन कोल्डर कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी वेवलेंथ की वजह से। ठीक है, तो हॉटर एयर ऊपर, कोल्ड नीचे, तो वेव्स की जो एयर है उसकी वेव्स बनती जाएगी। एक बार दिखी, एक बार नहीं दिखी, एक बार दिखी, एक बार नहीं दिखी। तो जो लाइट की रेज आती हैं वो अगर एयर ऊपर चली जाएगी तो वो रेज हमें शो नहीं होंगी। फिर एयर नीचे आई तो नहीं होंगी, तो शो होंगी। तो एक बार दिखना, एक बार ना दिखना, वेव्स की वजह से, एयर के अंदर जो वेव्स हैं उनकी वजह से जो हमारे स्टार से लाइट आती है वो हमें एक बार दिखेगी, एक बार नहीं दिखेगी। उसकी वजह से वो क्या होते हैं? ट्विंकल करते हुए शो होंगे। तो रीजन पूछ सकता है कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो किस रीजन से होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होगा। ठीक है, क्योंकि जो एयर होती है उसके अंदर वेव्स होती हैं, वो एयर जब मूव करेगी तो एक बार तो वो लाइट के सामने आ जाएगी, एक बार लाइट के पीछे, एक बार लाइट के सामने। तो जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल करते हमें शो होते हैं, लेकिन एक्चुअल रीजन उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का। अब बात आती है कि जो सन है वो रेडिश क्यों शो होता है? सन जो है, सन का कलर रेडिश क्यों होगा? क्योंकि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मान लिया ये हमारा अर्थ है, ये क्या है? मून के टाइम पे जो सन है वो यहाँ है। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे जो सन है वो इधर है, मॉर्निंग। और जो इवनिंग का टाइम है वो सन यहाँ है। यहां से जब रेज एंटर करती हैं और यहां से जब रेज एंटर करती हैं और यहां से जब कर रही है, तो जो वेवलेंथ है मैक्सिमम वो रेड कलर की है। सन से जो भी रेज आई हैं वो रेज क्या करेंगे? जो ब्लू कलर है वो तो स्केटर्ड हो गया, यानी कि फैल गया। जो ब्लू कलर है वो स्केटर्ड हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो ब्लू कलर तो हमारा स्केटर्ड हो गया, फैल गया, लेकिन जो रेड कलर है वो इस तक पहुंच गया। तो जो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होने की वजह से, मैक्सिमम वेवलेंथ होने की वजह से हमें जो सन है वो कैसा शो होगा? रेडिश कलर का शो होगा। तो इसका एग्जांपल है स्केटरिंग ऑफ लाइट के बारे में कि जो ब्लू कलर है वो स्केटर्ड क्यों होगा? स्केटरिंग ऑफ लाइट, स्केटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर है, ब्लू कलर क्या होगा? स्प्रेड आउट होगा। तो जब ब्लू कलर एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगा, ब्लू कलर एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगा
तो जो रेड है वो कभी फैलेगा नहीं क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन ब्लू कलर हमारा क्या हो जाएगा, स्केटर्ड यानी कि स्प्रेड आउट हो जाएगा। ब्लू कलर का स्प्रेड होने की वजह से हमें क्या होगा, पहली बात जो आसमान का कलर है, स्काई का कलर है, वो हमें ब्लू दिखाई देगा स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। स्केटर यानी कि कलर जो मैक्सिमम ब्लू है वो स्केटर्ड हो गया। तो जो ब्लू कलर है वो मिक्स हो गया सारी जगह, लेकिन रेड मिक्स नहीं होगा। ब्लू कलर का मिक्सअप होने की वजह से जो स्काई का कलर है वो ब्लू शो होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन कि जो सनसेट है और सनराइज है वो हमें 2 मिनट पहले शो होगा और 2 मिनट बाद तक शो क्यों होगा। सनसेट एंड सनराइज 2 मिनट अर्ली एंड 2 मिनट लेटर। सनराइज 2 मिनट अर्ली एंड 2 मिनट अर्ली यानी कि जल्दी सन निकलने से पहले, और 2 मिनट लेटर यानी कि बाद तक शो क्यों होता है। मान लिया ये हमारा हॉरिजन है, अर्थ ले लिया हमने यहां। सन जब यहां से निकला, इसकी रेज ने एयर से डेंसर के अंदर क्या किया, एंटर किया। जब कोई रे, यहां ले लेते हैं, जब कोई रे यहां से आई सन से, ठीक है, जब एयर टू डेंसर जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मान लिया ये हमारा नॉर्मल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। तो इसकी जो डायरेक्शन है, यहाँ जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो देखेगा कि सन हमारा यहाँ है, वो एग्जैक्ट इसकी डायरेक्शन देखेगा। जो रिफ्रैक्शन की वजह से टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई है रे, इंसिडेंट रे, वो उसी की डायरेक्शन में इस सन को देख पाएगा, यानी कि ऊपर यहां इसको सन दिखाई देगा, क्योंकि सन की जो लाइट आई है वो इस तरीके से इस पे पड़ी है। जब ये पड़ी तो रिफ्रैक्शन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई। जब इसने एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर किया, चेंज हो गई, तो उसके बाद जो इसकी डायरेक्शन होगी वो अपेरेंट पोजीशन होगी, यानी कि वो सिर्फ देखी गई है, बट एक्चुअल पोजीशन हमारी ये होगी जहां से रे आई है। आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि लाइट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये जो हमारी रिफ्रैक्शन वाली लाइन बन गई, इसको अगर सीधा करके देखें तो हमें सन अलग डायरेक्शन में शो होगा। दिस डायरेक्शन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड अपेरेंट पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पोजीशन। तो ये छोटे छोटे जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो है कि किस वजह से जो सन है वो हमें रेड शो होगा, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी। स्केटरिंग ऑफ लाइट ब्लू कलर क्यों होता है आसमान का, स्काई का, क्योंकि ब्लू कलर स्केटर्ड होता है, स्प्रेड होता है। उसके बाद जो व्हीकल्स होते हैं उनके पीछे जो इंडिकेटर्स लगे होते हैं उनका कलर रेड क्यों होगा, वही जो मैक्सिमम लेंथ होती है, वेवलेंथ रेड कलर की, वो दूर तक जा सकता है रेड कलर, इसी वजह से उनको रेड। और जितने भी ये हमारे रेड लाइट के ऊपर लाइटें लगी होती है वो रेड कलर की इसी वजह से होती है कि वो दूर से क्या हो सके, शो हो सके। ठीक है, तो ये था आपका कि किस तरीके से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे हमें शो होगा, और हर चीज का रीजन है एक अपना अपना। एक टिंडल इफेक्ट और इसके अंदर है। टिंडल इफेक्ट के अंदर हमारा क्या है कि जो एयर है उसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के। वाटर, क्योंकि एयर के अंदर ऑब्वियसली वाटर मिक्स है, तो वाटर के ड्रॉपलेट उसके अंदर मिक्स है, या डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स है। उसके अंदर से जब रे हमारी क्या करती है, एंटर करती है। जो लाइट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो रिफ्रैक्शन जब वहां होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, टिंडल इफेक्ट बोला जाएगा। तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।